हमारे लीडर भुट्टो जिनकी ज़मीनों में 22 रेलवे स्टेशन थे, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड था, उसने जब गरीब मजदूर किसान की बात की, हमने दौड़ के जनाब उसको गले लगा लिया कि ये गरीबों का बड़ा खरखा है। हमें गरीबों का खरखा भी बड़ा आदमी चाहिए, हमें इस्लाम का नंबरदार भी बड़ा आदमी चाहिए। हम अपने जैसे बंदे को खा कितना नेक हो, कितना काबुल हो, उसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, फम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ ना, इस बार बात करने से पहले मुझे खुद जो है ना, मुझे हंसी आ रही है, मुस्कुराहट का मैं शिकार हो रहा हूँ। वो ये कि इस मौजू पर मैं इतना कुछ कह चुका हूँ, इतना बयान कर चुका हूँ, इतना लिख चुका हूँ कि मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका हूँ। जो मैंने पहले दिन कहा वो सच साबित हो चुका है। अब मरे को मारे शाह मदार वाली बात है, लेकिन रोज़ाना मुझे ना दोस्तों का ये मुतालबा होता है कि जी आप कोई ताज़ा वीडियो जारी करें, ताज़ा प्रोग्राम करें, जो क्या करें जी कि फवाद चौधरी पर कोई बात करें, फवाद चौधरी क्या करने जा रहा है, फवाद चौधरी क्या कर रहा है। और मैंने कहा उसने करना क्या है, जो करना था, जो उसका किरदार था, उसको अल्लाह ताला ने जो ना आप है ना वो मुआशरे के सामने नंगा करके रख दिया। मैंने 2016 में जब खान साहब ने उसको टिकट दिया तो मैंने जो कहा था ना 2023 में वो सच साबित हुआ। और 7 साल वो बंदा इक़्तिदार में रहा, उसने बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ मेरे साथ की। मैं अपनी ज़ात को दोबारा नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि ये बात बड़ी दफ़ा हो चुकी है, तो बार बार इस बात को दोहराएं तो मज़ा नहीं आता। तो हम अपने मौक़े पे कायम दायम रहे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मैंने पहले दिन उसने हलफ उठाया ना, तो उसने अपना तारफ़ दिया, तो उसने कहा द सन ऑफ द चीफ जस्टिस। तो मैंने लोगों को कहा यार, मैं जब लोगों को कहता था ना कि जिसको टिकट दिया गया था, तो मैंने कहा खान साहब 3 दिन पहले तो ये कह रहा था कि जनाब पीटीआई डॉग्स, हम और आप डॉग्स थे, आज हम शामिल हो गया। तो ये डॉग्स में डॉग एक आ गया और ये काबल डॉग आया कि पहले की जगह इनको टिकट दे दिए गए। तो इसके बावजूद उसने फिर क्या किया कि मैंने कहा यार ये नौसरबाज है, 2 नंबर बंदा है, डोमिसाइल जेली है, इसका नाम जेली है, इसका हर काम 2 नंबर है, और ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है। तो उस वक्त चूंकि बड़ा एक था ना, फवाद आया, सवाद आया है जी, और उसने भी बड़ा नारा लगाया था साडा हक है तेरा। तो लोग हमारे जो है ना, इनको भी बड़ी अजीब सी बीमारी है। ये अजीब कौम है हमारी। ये बहुत नेक लोग थे, सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह नूरानी रहमतुल्लाह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वो नकवी साहब थे, वो शहीद हो गए थे। ये उलमा का एक ऐसा दौर था, मौलाना महमूद गंदूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो लोग सारी ज़िंदगी इस्लाम इस्लाम करते रहे, किसी उनकी बात नहीं मानी। वही इस्लाम का डंडा लेकर आया ना ज़ियाउल हक, तो बगैर वज़ू के जनाब डीसीओ ने, एसीओ ने जनाब नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। यानी हम इस्लाम भी डंडे वाला पसंद करते हैं। अच्छा, मैं मशरक़ी पाकिस्तान गया, मैंने वो मौलाना बाशानी को देखा, वो अपने खेतों में खुद जो है ना मैं लगा रहा था, धान लगा रहा, मुंजी जिसको हम कहते हैं, लगा रहा था। इतना वो खुद काश्तकार किस्म का काश्तकार था, मजदूर किसान की बात करता था। वो जो कहता था उस पर अमल कर। हमने उसकी मजदूर किसान की बात नहीं मानी। मैं मेरे समेत हमारे लीडर भुट्टो जिनकी ज़मीनों में 22 रेलवे स्टेशन थे, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड था, उसने जब गरीब मजदूर किसान की बात की, हमने दौड़ के जनाब उसको गले लगा लिया कि ये गरीबों का बड़ा खरखा है। हमें गरीबों का खरखा भी बड़ा आदमी चाहिए, हमें इस्लाम का नंबरदार भी बड़ा आदमी चाहिए। हम अपने जैसे बंदे को खा कितना नेक हो, कितना काबुल हो, उसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। अब अजीब बात यह है कि हमारी मिसाल यह है कि हम भेड़े हैं, हम बकरियां हैं, हम हिरनियां हैं, लेकिन हमें अपनी रखवाली के लिए जो है ना वो गीदड़, लूमड़, भेड़िए, दरिंदे, चीते और जनाब शेर चाहिए कि वो हमारी रखवाली करें। ये भी कभी ये भी होता है, उनकी तो फितरत, उन्हें खाना होता है, उनकी फितरत, उनकी रखवाली तो नहीं है ना। आज तक हमने जिन लोगों को चुना है वो उस क्लास के हैं जिनके दरमियान हमारा उनका कन्फ्रंटेशन है, मफादात का हमारा उनका इख्तलाफ है। वो उन्होंने अंग्रेज़ों को से नवाजी हुई क्लास हम पर मुसल्लत है। 1857 में जो लोग इक़्तिदार में है, आज भी वो इक़्तिदार में, तो हम उनको लोगों को आगे ले आते हैं। तो ये जब इसने नारा लगाया, तो चूँकि ये उसी ख़ानदान का एक हिस्सा था जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों को साथ दिया और साहिवाल में मुरबा लिया, जिस पर इसके वाला साहब की कब्र मौजूद है। ये तो अपने आप को बताता है मैं जेलम के साथ इसका क्या तल्लुक़ है। ये इसके
ये तो पैदा हुआ साहिवाल में, आप मौजूदा ज़िला पाकपतन में, और वहाँ इसके वाला साहब दफन है चौधरी नसीम साहब, जिनको इसने इनकार कर दिया। इसने कहा सन ऑफ द चीफ जस्टिस। तो मैंने कहा उस वक्त कोई बंदा इसके खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा यार क्यों झूठ बोलते हो, खुदा के बंदे, अल्लाह का नाम लो। तो हमारा बाप किसी का भी वो बड़ा आदमी होता है, तो इसका बाप तो वैसे ही बहुत अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, मेरा दोस्त था। आपके वल्द का नाम तो चौधरी नसीम हसन है, चौधरी इफ्तिखार का तो नरीना औलाद ही कौन है, उसका तो बेटा ही कौन है। तो उस वक्त मुझे लोगों ने उल्टा कहा गया जी बाबा जी गलत बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये 2 नंबर आदमी है, जब भी मुश्किल वक्त आएगा भाग जाएगा, और वो भाग गया और इसने 2 नंबरी की। अब जनाब उन्होंने एक बड़ा तसर दिया। वो जाते थे ना, पिंडादन खान कहते थे कि जनाब मैंने अपना जो हिस्सा PP-26 का मेरे हल्के मैंने उसमें कमाल कर दिया है, कितनी डेवलपमेंट कराई है, सड़कें बना दी हैं, बिजलियाँ लगा दी हैं, स्कूल बना दिए, अस्पताल लगा दिए, नौकरियों के जाल बिछा दिए। और जब इधर आते थे कहते थे पिंडादन खान को मैंने जनाब गुलो गुलजार कर दी। तो अब अच्छा उनकी गुड लक ये कि, और नून लीग की बैड लक, और वो नलायकी उसकी अपना जन शफकात जो हमारी बिरादरी का जर्नैल है सोहवाल वाला, कि वो जर्नैल होते हुए भी बुजदिल आदमी था। और ये चौधरी नज़र हमारा अजीज़ है जो MPA था, ये नून लीग का MPA था, ये बुजदिल आदमी था। और ये नलायक क़यादत थी जो नून लीग की जेल में थी, कि इनको खौफ था कि वो इक़्तिदार में आ गया, हमें कहीं वो ऐसा ना हो कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना दे। ये गरमाला ख़ानदान और ये दरापुर ख़ानदान उल्टी उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि जी वो बड़े डेवलपमेंट करा रहा है। और इन्होंने ये ऐसे ही है जैसे किसी माँ बाप के सामने कोई खुश रहा उससे बच्चा छीन ले और वो कह के जी मेरा लाल मेरा लाल, और वो माँ बाप कह रहे हाँ जी बिल्कुल इनका ही बच्चा है, इनका ही बच्चा है, इनकी बच्चा है। तो ये वो नहर उसके खाते में डाल रहे थे। आज कभी वो जनरल शफकात साहब कहते हैं कि नहर तो मैं लाया, आज कभी चौधरी नज़र कहता है कि नहर मैं लाया। मैंने कहा अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको क्रेडिट दे चुके हैं। इस नहर के साथ उसका कोई तल्लिक नहीं था। नहर मंजूर की थी जनरल शफकात, जनरल मुशर्रफ ने, और फ़र्क अल्ताफ़ और चौधरी परवेज़ इलाही का क्रेडिट था। तो उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के फ़ंड थे, और जनाब हुआ क्या कि मियाँ शहबाज शरीफ ने वो तारीख़ी काम किया है। मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में बड़ा मुझे मेरे साथ इंतकामी करवाई हुई हैं, लेकिन जो उसके नाम अमाल में अगर उसने नीक नीति से ये काम किया ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी बख्शिश के लिए यही काम काफ़ी है जो जलालपुर पिंडादन खान कंदवाल नहर का उसने मनसूबा पास करवाया। भाई आप लोगों को इल्म ही नहीं है, हकीकत ये लोगों को नहीं, आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये मनसूबे होते कैसे हैं। पानी का मनसूबा यह है कि जब तक इस पर सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब मुतफिक ना हो, ये नहर का मनसूबा शुरू नहीं हो सकता। तो ये शहबाज शरीफ का क्रेडिट था कि उन्होंने इनको सब को मुतफिक किया, और सारे वज़राए आला ने दस्तखत किए, और मुश्तरका मफादात कौंसिल से ये मनसूबा पास हुआ, और ये नहर का काम शुरू हुआ। फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंजूरी जनाब जनरल मुशर्रफ के दौर की, और NOC कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से और मुश्तरका मफादात कौंसिल से मियाँ शहबाज शरीफ का। गुड लक ये कि जब ये काम शुरू हुआ था, ये नहीं है कि उनके दौर में हुआ है। 2016 में जब इसने ज़मीनी इलेक्शन लड़ा, उस वक्त मेरी ज़मीनें सबसे ज़्यादा इस नहर में जेहलम तहसील और पिंडादन खान तहसील में मेरी ज़मीन आई है। तो उस वक्त हमारी ज़मीनों की लिस्ट बना के हमें हवाले कर दी गई थी कि ये ज़मीनें काश करना छोड़ दें, ये हमने नहर के लिए एक्वायर कर लिए। इनके दौर में तो मुआवजे का तयन हुआ, इनके दौर में नालों का तयन हुआ। तो मुआवजे के दौर में जब मीटिंग हुई DC ऑफिस में, तो यहाँ मुआवजे का तयन होना था, तो इन्होंने उल्टा हमारी नुमाइंदगी करने के बजाय ये कहा कि यार इनके तो बाप दादा वहाँ से पानी पीते थे जहाँ से सूअर और जो कुत्ते पानी पीते थे, इनको अब पानी मिल रहा है, इनको ज़मीनों का मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुआवजा हमारी ज़मीनों का सही एशियन डेवलपमेंट बैंक की मर्ज़ी के मुताबिक, उन्होंने कहा था जो मर्ज़ी है कमर्शियल रेट लगाएँ, एग्रीकल्चर का रेट लगाएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। 50 लाख रुपये एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और 5 लाख रुपये फी मरला कमर्शियल ज़मीन का वो पैसे देने के लिए तैयार थे। अगर ये पैसे मिलते तहसील पिंडादन खान के लोगों को, तो ये इतने अमीर हो जाते कि इनकी नस्लें संवर जाती। लेकिन हुआ क्या कि जिसकी 5 लाख रुपये मरला ज़मीन थी उसको 5,000 रुपये मरला भी नहीं मिला, उसको 800 रुपये 1,000 रुपये मरला मिला। तो ये इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ। फिर इस नहर का जो हमारा मुतालबा पुराना था वो तो ये था कि मेन मसला तो थल का था। तो वो जो यूनियन कौंसिल टोबा है, यूनियन कौंसिल कंदवाल है, यूनियन कौंसिल लिल्ला है, वो आज भी पैसे मारूम है। यहाँ से बाईपास करके नहर को खुशाब ले जाया जा रहा है। जो मेन इलाका उसको पानी भी नहीं मिल रहा। हमारी ज़मीनें, अब मैं आपको यूनियन कौंसिल दौलतपुर की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पानी मिल रहा है, तो हुआ क्या कि हमारी सारी ज़मीन नालों में आ गई है। अब ज़मीन ही नहीं, पानी को क्या करेंगे।
फिर तहसील जेलम के जो 4 गाँव हैं, मड़ियाला हैं, भाई लुड्डन है, मलकपुर हैं, शाकमीर हैं, ये इनकी कमर्शियल ज़मीन मीलों सड़क के ऊपर से ज़मीन, ये जो मेन रोड बन रही है इसके ऊपर से ली गई है, करोड़ों रुपए की। FBR का रेट 2,47,000 रुपये मरला है। मेरी अपनी 256 कनाल ज़मीन 1.5 रुपया बनता है। हमें मजाक किया गया कि जनाब उनके साथ मुक जाएं, वजीर साहब के साथ। ये जप्पा साहब DC साहब हमें सबक देते थे कि वजीर साहब से मुक जाएं, वो उनके साथ मुक जाएं, नहीं मुकते तो भाई मैं तो नैब का केस नहीं जो है ना बर्दाश्त कर सकता, फिर आप ऐसे ही रहें। तो वो हमें मुआवजा भी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, हमारे से कभी किसी ने मशवरा नहीं कभी लिया। तो वो क्या किया कि इन्होंने जनाब के उल्टा नुकसान हमारा किया, लेकिन वो क्रेडिट किसी का तो वो अपने खाते में डाल रहे हैं, जो डिस्क्रेडिट उनका था वो दूसरे उसको कैश ही नहीं करा रहे। आज भी वो बयानियां बना रहा है कि जी मैंने बड़ी डेवलपमेंट कराई। अभी ये सड़क का मामला लो भाई, इस सड़क 4 साल में मुकम्मल होनी थी। इसके लिए उन्होंने जब इसकी मंजूरी ली थी तो ये तो बताया गया कि फुल फंडेड है, फुल फंडेड नहीं थी। 4 किस्तों में पैसे आने थे, 4 पोर्शन थे इसके, लिल्ला से पिंड दादन खान तक, पिंड दादन खान से ये आनी थी जो है ना अपना उस पिनवाल के करीब ही, और वहाँ से मिसी मोड़ से अपना है ना ये पिंडान खान से मिसरी मोड़, और मिसरी मोड़ से बुखारी चौक, और बुखारी चौक से GT रोड। तो ये 4 पोर्शन थे। तो इनके लिए फ़ंड भी ऐसी तरतीब से आने थे। जब फंड ही नहीं है तो सड़क काबिल इस्तेमाल है, इस पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं, सिंगल रोड है ना, डबल रोड बनानी थी, तो इसको खेड़ने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने वो अपने से तगड़ेों को ठेका दे दिया FWO को, उनसे कौन पूछे भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने सब लेट, जुर्म है, उन्होंने आगे सब लेट कर दिए। थके हुए ठेकेदार एक को दिया सिफारिश, किसी की सिफारिश आ गई उसको दे दिया, उसने आगे सिफारिश पर दे दिया, चौथी जगह पर वो ठेकेदार काम कर रहे हैं, पैसे उनके पास है नहीं, मुआवजा उनको मिल नहीं रहा। उन्होंने जो सारी उखेड़ के रख दी, और मसूफ ने अपना हिसाब लिया अपनी मर्जी के। इन्होंने पुलियों का ठेका दिलवाया है एक ऐसे बंदे को जिसका ज़िंदगी का कोई तजर्बा ही नहीं था पुलियाँ बनाने का, और वो पुलियाँ आप देखें वो ऐसी बनी है जिनसे नीचे से पानी नहीं गुजर रहा। अभी बारिश एक हुई है तो वो पुलियाँ बंद होगी। तो ये इन्होंने गलत स्कीम के तहत वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। वो उल्टा फ़ायदा होने के, ये ऐसे ही है कि जैसे एक मरीज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाए कि इसका ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपया चाहिए, तो उसमें आपको 50,000 मिलने के बाद आप उसको स्ट्रेचर पर डाल के उसका पेट चाक कर दें, तो उसके सारे इंतजामात के लिए तो 2 लाख रुपया चाहिए। आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है, आपने स्ट्रेचर पर डालकर उसका पेट चाक कर दिया है, तो आप अंदाजा करें कि वो मरेगा जिएगा, डॉक्टर क्या करेगा उसका। ये हमारी सड़क की हालत है। और वो कहता है कि मैंने बड़ा क्रेडिट है, मेरा ये है, मेरा वो है। और ये नून लीग की नायल क़यादत ना उसके बयानिए को मुस्तरद कर सकी है, ना इनके पास ये हो सका है कि वो अपनी क़यादत से इसके लिए फंड ही ला सकते। उन्होंने 1 अरब 91 लाख रुपये मंजूर भी कराया, वो यहाँ पहुँचे ही नहीं है। अब उसको इसलिए उसकी मौज लगी हुई है कि यहाँ जो उसके मुतबादल लोग हैं, उसके दौर में तो वो उसकी अपोजिशन ही नहीं करते रहे, वो उसकी तारीफ़ें करके गुजारा करते रहे। अब जनाब वो ये हैं कि वो उसके मुतबादल अपना कोई किरदार नहीं अदा कर सके, इसलिए उसको दोबारा ज़िंदगी जो है ना के आसार नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अल्लाह जो है ना वो जब तक किसी को जलील करे या इज़्ज़त दे, वो फैसले आसमानों पर होते हैं। उसके मुकाबले में जेल में कोई किसी जमात के पास क़यादत नहीं थी। हम तो PTI के थे, हमें तो खुद वो हम बाफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए। शायद इमरान खान को तलाश किसी बेवफाक की थी, हमें तो उन्होंने ज़िबा कर दिया ना। बाकी तो किसी कौन सा लीडर था जो उनके मुकाबले में आता। उन्होंने अपने चचा ज़ात भाई चौधरी फ़रख अल्ताफ़ को इतना मजबूर किया कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो उसके जिधर देख तो घंटा घर था वो जेल का। लेकिन इस दौरान हुआ उसने और वो डबल एजेंट था, वो एक तरफ फैज़ हमीद का और बाजवे का टूट था, और दूसरी तरफ इमरान खान का वो चाहता था। जो गलत फैसले इमरान खान ने किए हैं, जितने गलत, बिल्कुल मैं मेरा लीडर है लेकिन मैं बरमला कहता हूँ कि इमरान खान का समरियों से इस्तीफ़ा देना गलत फैसला था, गैर सियासी फैसला था, बेकूफ़ाना फैसला था। और ये उससे करवाया गया, फैज़ हमीद और बाजवा ने फवाद के ज़रिए उससे करवाया। उसकी वो फिर कीमत वो अदा कर रहे हैं। फिर क्या कि वो पंजाब में हुकूमत है, मरकज़ में हुकूमत है, तो वो जनाब इन्होंने मजबूर करके उसको परवेज़ इलाही को से असम्बली तोड़वा दी। भाई हुकूमत आपकी होती, काम हो रहे होते, गलियाँ बन रही थी, सड़कें बन रही थी, स्कूल बन रहे होते, अस्पताल बन रहे होते, पुलिस आपकी थी, DC आपका था, SP आपका था। इन हालात में अगर आप अपना टाइम पूरा कर लेते, मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होते, अब अमन सुकून से आप रहते, आप मुकाबला करते, और समरियों से मैं आप
आप कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत तोड़ेगी, बस जिन्होंने तोड़ी उन्होंने तो बनाई थी, अपने बंदे उन्होंने वापस ली। आपने जो मांगे तांगे की सवारियां रखी हुई थी वो वापस चली गई। वो जहांगीर तरीन के बंदे वो अपने लेके चला गया, फैज़ हमीद के बंदे फैज़ हमीद लेके चला गया, जनरल बाजवा के बंदे जनरल बाजवा लेके चला गया। तो वो उन्होंने दिए थे वही वापस ले ली। तो इसलिए जनाब ये है कि उस वक्त क्या ज़रूरत थी, अपोजिशन करते और मुल्क में पुरअमन तौर पर तब्दीली आती। तो ये फवाद चौधरी साहब को बहुत पीक पे जा रहे थे, बहुत पीक पे जा रहे थे। लेकिन और मेरा लीडर इमरान खान भी बहुत पीक पे जा रहा था कि इसकी हालत ये थी, जब 3-4 साल हमारे हुकूमत को हो गए थे तो मैं यहाँ दुकान पे गया सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने दुकानदार को कहा कि यार यकदम आप लोगों ने सब्ज़ी का रेट बढ़ा दिया है, हम ज़मींदार हैं, हम सब्ज़ियाँ खुद काश्त करते हैं, हम वहाँ से 50 रुपये किलो देते हैं, आप यहाँ 200 रुपये किलो देते हैं। तो वो मुझे कहता है कि बाबा हुन घिन मज़े तब्दीलियाँ दे, बाबा हुन घिन मज़े तब्दीलियाँ दे, क्योंकि बाबा ही तो तब्दीली का लंबरदार था ना जेलम में। तो ये हालत थी कि मैं लोग मजाक करते थे, जिन्होंने मैं वोट भी दिए हुए थे वो कहते थे कि तब्दीली दे मज़े गिनो। आज वो दोबारा जनाब इमरान खान हीरो बन गया। क्यों बना? इसलिए कि जनाब वो एक बयानिया बनाया गया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। यकीन करें अगर हमारी हुकूमत रहती ना, हमारी ज़मानतें ज़बत जाती। ये भी बाजवा से गलती हुई है, असम्बली तोड़ी। अब जब इन्होंने सारा कुछ करवाया तो फिर ये हीरो फवाद चौधरी साहब हीरो। अब हुआ ये कि ये डाउन जा रहा था ना, फवाद चौधरी की पोजीशन हल्के में बहुत बहुत कमज़ोर हो गई थी कि ये वो जो नारा था कि हम साडा हक इत्थे रख, इसने अपना हक वसूल किया, फैक्ट्रियों से वसूल कर लिया, ICI से कर लिया, सालमेंट से कर लिया, गरीबवार से कर लिया, डंडो से कर लिया। वहाँ ठेकों की हालत यह है कि जितने वहाँ काम करवाए अव्वल तो हुई कोई नहीं है, फज पेमेंट है, अगर हुई है तो उसमें जनाब 40-50% तक कमीशन खा गए और मौके पर सारी वो सड़कें वड़कें सब टूट फूट गई। तो इन्होंने कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी का कोई इलाज नहीं हुआ। तो ये लोग इनके खिलाफ जा रहे थे। तो इसने हीरो बनने के लिए अपनी गिरफ्तारी डलवाई, यहाँ बाइक से कौन से नाराबाजी कराई हुई। तो वो सारा ड्रामा था, जिसकी पहली गिरफ्तारी थी ना, ये फरमाइशी प्रोग्राम था। सब लोग तो वो फरमाइशी प्रोग्राम था, उसमें ये हीरो बना था। अब हुआ ये कि मुल्क में तब्दीली आ गई। जब मुल्क में तब्दीली आई, वो रजीम चेंज हुई, वो बाजवा साहब चले गए और फैज़ हमीद साहब चले गए। तो जो नए आए ना, तो उनको इन्होंने समझा कि ये तो वैसे ही हैं। इनको था ना कि भाई हम तो जिस किले पे इनका जोर था ना, उसी किले को इन्होंने जनाब जो है टांगे मारनी, लातें मारनी शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा तेरा बाप भी आज़ादी देगा। इन्होंने कहा कि एक टिकट में 2 मज़े लेते हैं, एक तरफ हम एस्टैब्लिशमेंट के चमचे बन के रहेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ होगा, और दूसरी तरफ ये करेंगे कि इमरान खान की आंखों में दूर चौंकेंगे, अवाम की आंखों में दूर चौंकेंगे, ये हीरो बनेंगे। इन्होंने कहा जनाब, इन्होंने वो नारे लगाने शुरू कर दिया। हालांकि आपको पता ही है यहाँ जुलूस चला, उन्होंने निकाले, एक बंदा नहीं बाहर निकला। तो उसमें उन्होंने इनको थोड़ा सा एक झटका दिया। अब उन्होंने इनको फक्की दी थोड़ी सी, पूरी दवाई भी नहीं खिलाई। तो उसमें ये जनाब ऐसे भागे हैं ना, ऐसे भागे हैं जैसे अभी कभी ने आपने शिकार खरगोश का देखा हो ना, तो जो वो शिकारियों के आगे लग के खरगोश भागते हैं, ऐसे भागे। तो उसमें इनकी वो बहादुरी भी जो है ना, वो भी लोगों को पता चल गई। इनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट भी पता चल गई, और उसके साथ ये भी पता चल गया कि मसूफ तो डबल गेम कर रहे थे। अब इन्होंने जब इन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहा हूँ, PDI जो है वो इमरान खान और PDI वालों का दौर ख़त्म हो गया है, मैं शाह महमूद कुरैशी से बात कर रहा हूँ, मैं असद उमर से मिल रहा हूँ, हम जनाब एक नया बयानिया यहाँ करेंगे और ये करेंगे। तो जब ये इन्होंने सामने आए तो को पता चला कि नहीं भाई, वो गए दिन की जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, यहाँ इनके साथ कुछ सलाम लेने को तैयार नहीं था। हालत ये थी कि अगर ये इमरान खान के टिकट के बगैर इस हल्का में इलेक्शन लड़े तो ये डबल फिगर नहीं पूरा कर सकते, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने अब अपने आप को जो है ना सोचा कि अब हम क्या करें। तो अब इन्होंने फिर सारे हाथ पर मारे, पीपल पार्टी की तरफ गए, नून लीग की तरफ गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ गए। फिर उन्होंने अपने जसूस छोड़े जो अपने चमचे कड़छे थे, पता कराया कि क्या करें। तो इनको पता लगा कि नहीं जी, अब ये सौदा बिकने वाला नहीं है। हर बंदे को पता चल गया कि ये सिक्का 2 नंबर है, अब इस मार्केट में नहीं चल सकता। तो उन्होंने फिर अब क्या शुरू कर दिया कि अब उन्होंने, चूँकि नून लीग ने उनके बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, PTI ने सिर्फ, पीपल पार्टी ने सिर्फ मादरत की थी,
नून लीग ने उनको स्नब किया था कि तुम्हें कैसे हम लें अपनी पार्टी में, तेरी ऐसी तैसी, तू इस काबिल नहीं है कि तुझे पार्टी में ले। अब वो नून लीग को टारगेट कर रहा है। क्या किया? एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ दिया है कि उनको तो पता है ना कि वो तो सबक सिखाएंगे। तो नून लीग को उसने समझा कि अब इनकी हुकूमत जा रही है, कमज़ोर विकेट पर है। अब नून लीग को जनाब कभी ट्वीट कर रहा है, कभी जनाब फेसबुक, कभी जनाब ग्रुपों में, कभी मीडिया में, कभी कुछ। अच्छा, तो वो दोबारा अपने आप को जिंदा करने के लिए, अच्छा अब जो मीडिया में उसने अपनी दोस्तियाँ बनाई हुई हैं, वज़ीर इत्तलात रहा है, और इनके जब मामू थे वज़ीर बहबूद आबादी, तो इन्होंने वहाँ पर पॉकेट्स अपनी कायम की है। कुछ को मारा, डराया, कुछ को आंखें निकाली, बदमाशी दिखाई, और कुछ को मफादात के ज़रिए अपना दोस्त बनाया, अपने साथ मिलाए। तो जिनमें वो बड़े नून लीग के सपोर्टर हैं सुहेल बड़ैच, लेकिन इनकी वो तर्जमानी कर रहे होते हैं। पीटीआई से निकल गए हैं, लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उसामा गाजी वर्गे, वो इनको हीरो बना रहे होते हैं। और जी वो फवाद तो जो है ना, वो बड़ा इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट कर रहा है जी, पीटीआई के बयानिए को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। यानी वो दोबारा अब कोशिश कर रहे हैं कि हम पीटीआई में वापस जाएँ। और पीटीआई में अब दो ऑप्शन है। अगर इसको पीटीआई वापस लेती है, पीटीआई और इमरान खान का जो अपना बयानिया, जो अपना किरदार है, वो जेल में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मुझे बाकी मुल्क का तो पता नहीं है, जेल में कम से कम ज़ीरो हो जाएगा। और इसके आने के बाद ये भी हारेगा और इमरान खान के सारे उम्मीदवार हार जाएंगे। और इसको अगर वो लेते हैं, अगर इसको वो पीटीआई में वापस लेते हैं, अगर इसको नहीं लेते, अपने जेन्युइन लोगों को लाते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर पीटीआई के तो आज भी वोट बैंक जो है वो तकड़ा है, दो वजह से तकड़ा है। एक उसका बयानिया बिक गया है, और दूसरे जो उसके मद्दे मुकाबल है ना जेल में, वो नालायक और नायल है, इसलिए उसका बयानिया बिक गया है। और उसको कोई जो है ना यहाँ मौजूदा हालात में नहीं हरा सकता। उसके लिए हराने के लिए मेरे पास एक प्लानिंग है, लेकिन मैं अपनी पार्टी और अपने कैद के खिलाफ क्यों प्लानिंग दूंगा जी। आज भी पीटीआई जो है ना वो जेल में हार सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो इनसे तो ये जो है ना, ये ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये दस्तों बाजू मेरे आजमाए हुए, इनसे तो वो नहीं हारता। लेकिन अगर उसने इमरान खान को, इसको फवाद चौधरी को इमरान खान ने दोबारा लिया पार्टी में, तो जेल में पीटीआई फारग हो जाएगी। और अगर उसने इसे ना लिया तो इसकी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तानों में ये मैं मुस्तकबिल में फिर मैं जो फवाद चौधरी नाम का बंदा जो है ना, वो मीडिया में शायद जिंदा रह जाए, लेकिन वो सियासत में उसका कोई किरदार नहीं होगा। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट की खुशामद करके कहीं को पोस्ट ले ले तो पता नहीं है। वो अवामी सतह पर वो उसकी पोजीशन ख़त्म हो चुकी है, वो अवाम में जो है ना नंगा हो चुका है, और उसकी कहानी जो है ना उसकी दास्तान अब ख़त्म हो गई है। मैं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा।